ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स में मैटर वेव स्टार्ट कर चुके थे। तो आज उसे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मैंने आपको बिगिनर बॉक्स जो बोला था होमवर्क, तो उसमें कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं किया? अच्छा। तो ये एटॉमिक कोलिजन का बिगिनर बॉक्स कराए कि नहीं? BB3, BB3, BB3 नहीं हो पाया। अच्छा, तो BB3 नहीं हो पाया। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा। BB3 BB4 दोनों करके लाइएगा। ठीक है, अपन अब आगे पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, SCV करी है एटॉमिक की, वेरी गुड। तो आपको SCV पे होमवर्क में दिया अपन ने, वेडनेसडे का टारगेट रखा है एटॉमिक की SCV प्लस फोटो इलेक्ट्रिक की SCV। अपन मंडे तक अपन वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने ना मैटर वेव स्टार्ट करा था। व्हाट इज मैटर वेव? डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा कि जिस तरह से लाइट का ड्यूअल नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी है। लाइट को अपन पार्टिकल जैसा भी मानते हैं तो उसका मोमेंटम है, और जब वो वेव है तो उसकी वेवलेंथ है। ये रिलेटेड है आपस में, है ना। कैसे रिलेटेड है? मोमेंटम इज h/λ। तो वैसे ही लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास भी वेव नेचर होना चाहिए। किस तरह की वेव होना चाहिए, किस तरह का वेव होना चाहिए, ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर ये जो वेव है इसको नाम दे दिया मैटर वेव। मैटर पार्टिकल के साथ जो वेव है उसे बोल दिया मैटर वेव, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग यस मैं आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो इन वेव्स को नाम दे दिया मैटर वेव। अब वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है कि किसी चीज का डिस्टर्बेंस जो मीडियम में प्रोपोगेट करता है। तो इनके साथ किस तरह की वेव एसोसिएटेड है ना। हम जब रोप पर वेव की बात करते हैं तो रोप पर वेव का मतलब होता है कि हम रोप के पार्टिकल्स को, मीडियम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, और उनका जो डिस्टर्बेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाता है। उसकी हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको अपन वेव फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो वेव फंक्शन यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैटर वेव का वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी बात नहीं करी गई थी, है ना। तो पिछली क्लास में बच्चों का डाउट आया था, तो मैटर के साथ किस तरह की वेव है, क्या EM वेव रेडिएट हो रही है? नहीं, ये कुछ एक अलग तरह की वेव है जिसका वेव फंक्शन वगैरह नहीं बताया था। क्लियर? ठीक है। पर अपना जो प्रेजेंट नॉलेज है उस हिसाब से हमको थोड़ा बहुत आइडिया है। आगे और थ्योरीज आई है धीरे धीरे, तो हमको पता चला कि वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। वेव फंक्शन किस तरह की वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी वेव। ये वेव पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल किसी जगह पर प्रेजेंट है तो वहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। पर वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, डायरेक्ट उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज्यादा होगी। समझे बात ये? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो वैसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है वेव फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक, चलो, तो एक तो ये बात करी अपन ने। अब थोड़ा सा अपन है ना कुछ छोटी छोटी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बोहर का क्वांटाइजेशन रूल, कई किताबों में ऐसा लिख देते हैं कि बोहर क्वांटाइजेशन रूल जो था कि mvr इक्वल टू NH/2π, ये प्रूव हो जाता है मैटर वेव के कॉन्सेप्ट से। मैं ये तो नहीं बोलूंगा प्रूव हो जाता है, एक रिलेशन जैसा दिखता है हमको, है ना। वी कांट से कि बोहर ने मैटर वेव का कॉन्सेप्ट लेके ही करा था क्वांटाइजेशन रूल, या क्वांटाइजेशन रूल को ऐसे प्रूव करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर अपन हाँ, एक कुछ लॉजिक जैसा दिखता है अपन को, ठीक है। आई विल नॉट से कि प्रूव हो रहा है, बट देर इज सम लिंक, देर इज सम लिंक। बोहर ने क्या बोला था कि जब न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जब न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट्स उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो जाए। एंगुलर मोमेंटम MVR NH/2π हो जाए, ठीक है। इसी चीज को लिखने का अलग तरीके से तरीका हो सकता है, 2πr मस्ट बी n टाइम h/mv, है ना। ये 2π को इधर लाओ, mv को नीचे ले जाओ। अब h/mv अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल देंगे, mv मोमेंटम, तो ये हो जाएगा लेमडा n टाइम लेमडा डी ब्रॉगली। उसको लेमडा लिख देता हूँ सिर्फ, मैं लेमडा डी लिख देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए सर्कमफरेंस ऑफ दिस पाथ, सर्कमफरेंस ऑफ दिस पाथ। तो ये ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि स्ट्रिंग पर अपन स्टैंडिंग वेव बनवाने की कंडीशन लिखते हैं ना,
कि किसी रस्सी पर स्टैंडिंग वेव कब बन सकती है, जब रस्सी की लेंथ n टाइम लेमडा बाय 2 हो जाए। तो यहाँ लेमडा बाय 2 नहीं है, लेमडा का मल्टीपल है। आ रही बात समझ में? दिस इज लाइक कंडीशन ऑफ क्रिएटिंग स्टैंडिंग वेव, है ना। चलो, तो स्ट्रिंग, ये जो पूरा पाथ है दिस इज लाइक अ स्ट्रिंग, और इस पाथ में मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आनी चाहिए, तभी एग्जिस्टेंस हो सकता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा कुछ रिलेट हो रहा है, मतलब कि हम ये समझ सकते हैं बोहर क्वांटाइजेशन रूल जो था वो एक्चुअली ऐसा कंडीशन भी हमको दे रहा है कि इस पाथ में इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल वेवलेंथ आ जानी चाहिए। ठीक है, जो अगर हम थोड़ा वेव के कॉन्सेप्ट से सोचिए तो हमें लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि हमने रोप में वाइब्रेशंस पढ़े हैं, तो रोप में हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव हर किसी फ्रीक्वेंसी की नहीं बन सकती, हर कोई वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव नहीं हो सकती वहां पर। मतलब किसी अगर पर्टिकुलर पाथ में किसी पर्टिकुलर लेंथ में अगर वेव्स क्रिएट हो रही है तो वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की होती है, वहां कुछ कंडीशंस होती है, वैसे यहाँ कुछ कंडीशंस है। तो ये हमें हिंट दे रहा है कि व्हाई देयर इज सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द पाथ ऑफ द रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, और इन्हीं को अपन स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं, बाकी में क्यों नहीं रह पाता इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा यहाँ से लॉजिक मिल रहा है अपन को। चलो, सोहम पूछ रहा है सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब, मैंने वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लेमडा डी लिख दिया, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लिख दिया था। चलो, तो क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको कि कैसे लुई डी ब्रॉगली का जो अपना कॉन्सेप्ट था वो बोहर क्वांटाइजेशन रूल के साथ मैच हो रहा है? ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब जैसे ये यहाँ पर लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का मल्टीपल एग्जिस्ट करना चाहिए पार्ट में, ऐसे हमको कई और जगह भी सेम लॉजिक लग जाता है। जैसे हम कई बार ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन इज अ पोटेंशियल वेल, है ना। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन इज अ पोटेंशियल वेल, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में दे दिया जाता है आपको ये, तो थोड़ा सा कुछ लिख देंगे राइटअप में और फिर आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे इलेक्ट्रॉन इज अ पोटेंशियल वेल। क्या बोल देंगे कि आपके पास है ना एक स्पेस है जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग अलग अलग जगह पर अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग पोटेंशियल है। जब x की वैल्यू 0 टू l लेंथ के बीच में है, व्हेन x इज बिटवीन 0 टू l, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो उन्होंने 0 बोल दी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, और x की आइदर किसी भी वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू l पर, एंड x लेस देन 0 पर, उन्होंने बोल दी कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट है। तो इलेक्ट्रॉन x इज इक्वल टू 0 के इधर नहीं आ सकता अगर उसे यहां से छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, उसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए यहाँ आने के लिए, वैसे उधर नहीं जा सकता, l के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर भी इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में अगर है तो यही कन्फाइंड रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस रीजन में तो यही कन्फाइंड रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट, इस तरह की सिचुएशंस को बोलते हैं अपन पोटेंशियल वेल। ये समझ में आया? पोटेंशियल वेल का मतलब समझ में आ रहा है ना। पोटेंशियल वेल मतलब क्या हो गया कि एक रीजन है जहां पर लो पोटेंशियल एनर्जी का रीजन है, उसके बाहर नहीं जा पा रहा इलेक्ट्रॉन, वो यहीं पर कन्फाइंड होगा, उसके बाहर जाने के लिए उसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इधर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल एनर्जी है, तो इधर फिर से बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इस तरह की हमें सिचुएशन दिख रही है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में छोड़ दिया तो वो इलेक्ट्रॉन किस किस एनर्जी का पॉसिबल है यहाँ पर, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन दिस रीजन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन दिस रीजन। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लाइंग इन दिस रीजन, इस रीजन में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या क्या पॉसिबल है, समझे? इस रीजन में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, कैसे पता करें, कैसे निकाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी? तो यही वाला कॉन्सेप्ट, स्टैंडिंग वेव वाला कॉन्सेप्ट। अगर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है ना, और एक एक छोटी सी चेंज करना चाहिए मुझे, ये 0 और l इंक्लूडेड नहीं है, वो यहाँ इंक्लूडेड कर दिया अपन ने। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर भी इनफाइनाइट एनर्जी है और x इज इक्वल टू l पर भी इनफाइनाइट एनर्जी है। तो अब क्या होगा, 0 और l पर भी इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता ना,
इलेक्ट्रॉन जीरो और एल पे भी नहीं रह सकता ना, है ना। तो जीरो पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, एल पे नहीं रह सकता, मतलब यहाँ पर उसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का नोड होना चाहिए एक तरह से, है ना। ठीक है, तो नोड और नोड होना चाहिए दोनों तरफ, तो यहाँ एक तरह से स्टैंडिंग वेव जैसा कुछ बनना चाहिए, दोनों तरफ नोड है अगर, तो स्टैंडिंग वेव है। और अगर स्टैंडिंग वेव है ना, स्टैंडिंग वेव है, तो लेंथ L must be equal to n टाइम lambda by 2, where lambda is the de Broglie wavelength of electron। ये समझ में आया क्या? सभी बच्चे अच्छे से देखिए, सोहम के तो रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, बाकी सबको, चलो माधव को भी क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना। n टाइम lambda by 2 होना चाहिए लेंथ L। तो यहाँ से मैं ना वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या पॉसिबल है उस पर कंडीशन निकाल सकता हूँ, हो जाएगा 2L by n, और फिर वेवलेंथ को लिख दो आप, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो h अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख देते। तो यहाँ से अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हो आप, तो इसे स्क्वायर कर दो तो E की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छे से लिखते रुको, इसे स्क्वायर कर देते तो 4L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2me। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉसिबल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m, ये मल्टीप्लाई होके 8L स्क्वायर m, ये आ गई पॉसिबल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हर किसी एनर्जी को लेकर यहां नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल एनर्जीज ये आ गई, समझे बात? चलो, तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं हमको कभी कभी, ये कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह में दे देते हैं वो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या करा अपन ने, हमने बस ये लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में है तो इस रीजन में स्टैंडिंग वेव जैसे बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी वेव, तो वो कंडीशन लगा के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अंशुल पूछ रहा है एक और बार बता दे, तो एक और बार बता दिया अभी जस्ट मैंने कि भाई इस रीजन में इलेक्ट्रॉन अगर कन्फाइंड है तो इस रीजन में उसकी स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की वेव की स्टैंडिंग वेव बनने के लिए लेंथ ऑफ दिस रीजन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, स्टैंडिंग वेव का जो होता है उससे लेमडा की वैल्यू आ गई और उसे रीअरेंज करके एनर्जी लिख दिया मैंने। क्लियर? अंशुल क्लियर हो क्या ये बात? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हो जाते हैं मैटर वेव के कॉन्सेप्ट के, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और वैसे डायरेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है ये, आपसे अधिकतर कॉम्प्रिहेंशन बना के पूछेंगे, कोई भी पूछेगा तो, पर ठीक है भाई, किसी की इच्छा अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो। सर आधा 12th एनालॉजी से पढ़ना है क्या? नहीं, एनालॉजी थोड़ी है बेटा, यहाँ एनालॉजी क्या लगाई मैंने, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई एनालॉजी लगाई है? जैसे यहाँ एनालॉजी लगाई थी क्या? भाई स्टैंडिंग वेव बनना चाहिए इस रीजन में, ये एनालॉजी थोड़ी है, तो लॉजिकल बात है ना। हाँ, एक्चुअली मैंने लगाई नहीं, आपको समझने में आसान लग रहा है अगर आप इसको स्टैंडिंग वेव से रिलेट कर रहे हो, बाकी है तो वही लॉजिक जो स्टैंडिंग वेव का है, सेम लॉजिक यहाँ लगा है। आपको ऐसा लग रहा है एनालॉजी, एनालॉजी नहीं है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़े। वेरी गुड। तो हमने ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट के कुछ एक दो एप्लीकेशन बोल सकते हैं अपन, वो देखे। क्वेश्चंस कुछ करते हैं अपन, मैं ज्यादा क्वेश्चन लास्ट क्लास में बता नहीं पाया था, तो पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, है ना। इस चैप्टर में सभी टीचर एक कॉमन क्वेश्चन तो कराते ही है कि भाई क्रिकेट की बॉल को, जिसका मास लगभग 150 ग्राम है, अराउंड 150 ग्राम ही होता है क्रिकेट की बॉल का मास, है ना, उसको शोएब अख्तर थ्रो कर रहा है, शोएब अख्तर थ्रो कर रहा है, तो बहुत हाई स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है, वो कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसकी स्पीड हो गई मान लो 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे फेंका जा रहा है, तो बताओ इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगी? करो,
cricket ball is thrown with a velocity of 180 किलोमीटर पर आवर, है ना। शोएब अख्तर वैसे इतनी स्पीड से भी नहीं फेंक पाता था, आई थिंक उसकी मैक्सिमम स्पीड तो 165 या ऐसा कुछ ही गई है ना, हाँ 167.5 है, हाँ। तो मान लो कि इससे फेंक दिया, अपन बुमराह अपने वहां का कोई प्लेयर बोलते थे ना, मान लो बुमराह ने फेंक दी, है ना। कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे कि बुमराह इतनी फेंक पाएगा। बताओ इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगी? हाँ हाँ, नहीं रचित, लेकिन जैसे अपने यहाँ का क्रिकेट तो इम्प्रूव तो हुआ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सारे क्रिकेटर्स ऐसे ही है, क्रिकेट अपने यहाँ पे इम्प्रूव तो बहुत हो गया है। ओके, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के। सो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए h विच इज 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन mv, मास ले लेंगे 0.15 kg, वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 मल्टीप्लाई करो तो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। 5/18 करोगे तो 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। बस अब इसे थोड़ा सॉल्व करो, तो अब कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। मेरे पास जो आंसर आ रहा है 8.8 10⁻, अरे यार सबकी पावर अलग आ रही है, 35 ही मुझे सही लग रहा है, नीचे 50 इंटू ये 7.5 बन रहा है, तो 8 10⁻35 ही सही लग रहा है ना। 8.8 इंटू 10⁻35 मीटर से आंसर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इस ऑर्डर पे, किस ऑर्डर की वेवलेंथ है ये, तो एक न्यूक्लियस के साइज से भी कई गुना छोटी है। न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर होता है फेम्टोमीटर में, 10⁻15 मीटर का साइज होता है, और ये 10⁻35 है ना। तो इसका कुछ अपन को ऑब्जर्वेशन दिखेगा ही नहीं, हमें इस वेवलेंथ का कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा, क्लियर है ना। मतलब बहुत ही स्मॉल रेडियसेस में जाके ही हमको पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ है उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस दिखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन, एक एम मास का पार्टिकल था, एम मास का बॉक्स या ब्लॉक कुछ है, उसमें ब्लास्ट हो गया। तो ये एम मास का बॉक्स है, उसमें ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट की वजह से क्या हो रहा है, अब इसके दो फ्रेगमेंट बन गए, इसके दो फ्रेगमेंट बन गए, ब्लास्ट की वजह से क्या हो गया, इसमें दो फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। मुझे नहीं पता इनका मासेस क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने लग गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने लग गए। इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा? गोपाल, मास भी बड़ा करना पड़ेगा, हाँ वही रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यस बिल्कुल सही, काफी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। बस मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस ये बताया एम मास का ब्लॉक था, वो दो फ्रेगमेंट में टूट गया, अंदर ही कुछ ब्लास्ट हो गया जिससे दो फ्रेगमेंट में टूट गया, और दोनों फ्रेगमेंट मोशन में आ गए। तो आपको इन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ लिया मैंने। चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, तो बाद में भी नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इक्वल अपोजिट मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम आएगी, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए 1:1, क्लियर, 1:1 आंसर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है एम मास का, एक पार्टिकल वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है एम मास का। एक काम करते हैं, मासेस अलग अलग कर देता हूँ, m1 m2 कर देता हूँ, है ना। जो m1 मास का पार्टिकल है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका मोशन इधर हो रहा है, और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 है। जो m2 मास का पार्टिकल है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ2 है। दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ अलग अलग है, इसकी λ2 है, इसका λ1 है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगी? Find lambda of COM of system
इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगी बताओ, करो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बुराउद्दीन, देखते। लेमडा ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाले कैसे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफाइंड होती है h अपॉन मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैसे डिफाइन होगा, वो कैसे लिखे अपन? तो मोमेंटम ऑफ सेंटर मास ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन द सिस्टम। इन दोनों के मोमेंटम का सम करेंगे। इसका मोमेंटम हो जाएगा h बाय लैम्डा 1, इसका हो जाएगा h बाय लैम्डा 2, बट देयर डायरेक्शंस इज डिफरेंट, x एंड y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जब इनको ऐड करेंगे वेक्टरली तो आपको रूट ओवर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसलिए अब लैम्डा ऑफ सेंटर मास वो जाएगा h अपॉन मोमेंटम ऑफ सिस्टम सेंटर मास, वो जाएगा पहले पार्टिकल के मोमेंटम का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स के सम का रूट। ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे स्क्वायर्स के सम का रूट? बिकॉज ये डायरेक्शंस अलग अलग है ना, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूंगा परपेंडिकुलर वेक्टर से, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी मोमेंटम ऑफ सेंटर मास। बस इसे यूज कर लेंगे अपन। आ रहा है समझ में? इसमें मास का कोई रोल ही नहीं आ रहा, देखो। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आप इसको अगर अरेंज कर लो, लेमडा और सीएम देखो एच एच कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2, नीचे हो जाएगा रूट ओवर लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर। सो इट इज नाइदर कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा भी नहीं एग्जैक्टली है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इट नॉट लाइक कि मैंने रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया है ना, स्लाइटली डिफरेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ He atoms at temperature of 27 and 927 डिग्री सेल्सियस। अगला तो आसान है, करो अगला क्वेश्चन। सर्वेश हैंड कराए, कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं लगता। करो जल्दी से। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ लिया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अब टेम्परेचर दिया है, मतलब थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो इनवर्सली रिलेटेड होती है टेम्परेचर से, रूट ऑफ टेम्परेचर से, सॉरी, इनवर्सली रिलेटेड होती है रूट ऑफ टेम्परेचर से, पर यहाँ टेम्परेचर केल्विन में डालना पड़ता है। तो लेमडा एट 27 डिग्री सेल्सियस वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन रूट 27 प्लस 273, 300 केल्विन हो जाएगा। फिर लेमडा एट 927 डिग्री सेल्सियस वो प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ, यहाँ पे 273 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 1200 केल्विन। तो इनका रेशो लेमडा एट 27 अपॉन लेमडा एट 927, दिस मस्ट बी
रूट ओवर 1200 अपॉन 300, तो रूट 4 मतलब 2:1 आ गया आंसर। सिंपल। चलो, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में आपको लेमडा जो बताया था, मैंने बताया था थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आपको केबीटी डालना है, केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केटी डालना है ना, बताया था ये। तो इसका मतलब कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। लेमडा थर्मल वाली जो होगी वो हो जाएगी एच अपॉन रूट 2m के को लिखेंगे केबीटी। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि थर्मल एनर्जी केबीटी होती है, थर्मल एनर्जी केटी होती है, केटी नहीं होती। रैंडम मोशन जब करती है, जैसे न्यूट्रॉन की गैस ले लिया आपने, आइडल गैस जैसा बिहेव कर रही है मान लो, तो उसकी रैंडम मोशन की थर्मल एनर्जी जो होती है वो आती है 3/2 केटी, ट्रांसलेशनल एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 केटी आती है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए डालना है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा था कि एनर्जी केटी होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में फॉर्मूले में ही आएगा, समझे? ये चीज समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि रैंडम मोशन की जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती थी वो 3/2 केटी नहीं है, वो तो 3/2 केटी ही है, फॉर्मूले में यहाँ पर केटी आएगा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, है ना। थोड़ा सा टफ करना हो तो ऐसा कुछ कर देंगे, वो थोड़ा सा मैकेनिक्स बढ़ा देंगे, थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर इन्वॉल्व करा देंगे, है ना। तो बाकी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं। अब आप लोगों ने अभी ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी क्या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में? ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी है क्या? ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? 2D साइन थीटा एंड लैम्डा नहीं पढ़ा? अच्छा, तो मुझे है ना एक है ना डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है, वो मुझे बताना है। डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन, एंड दिस इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस। जब अपन इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, वे ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे, तो वहां से रिलेटेड है। अब थोड़ा मुश्किल लगेगी आपको समझने में विदाउट इंटरफेरेंस पढ़ने में, ठीक है। हाँ, और केमिस्ट्री में भी पता नहीं कि पूरा इंटरफेरेंस बताएंगे कि नहीं, तो मैं, आप बताओ अभी अपन पढ़े कि इसको बाद में पढ़े? इंटरफेरेंस के साथ बता दूं कि अभी पढ़ ले? डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, मतलब मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, क्योंकि आप लोगों को समझना है। अब मैं पूरा इंटरफेरेंस तो पूरा नहीं पढ़ाने वाला, मतलब एक काम करते हैं, एक बार अभी समझ लो, जितना है उतना ठीक, नहीं आए तो ये मान के चलना कि यार बाद में रिपीट होने वाला है तब आ जाएगा, ठीक? ठीक है, हाँ। चलो, तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चीजें याद करना पड़ेगी, यहाँ पर याद करना पड़ेगा, है ना। देखो क्या याद करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन समझते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में, अभी आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी रहे हो तो आप जानते हो क्रिस्टल का मतलब क्या है। तो कोई क्रिस्टल जो होता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। एटम्स का जो साइज होता है, एक्सरे की वेवलेंथ भी उसी ऑर्डर में होती है। एटम्स का जो साइज होता है, एक्सरे की वेवलेंथ भी उसी ऑर्डर में होती है। तो एक्सरे के फोटॉन्स को एटम्स स्कैटर करते हैं बहुत अच्छे से, ये बात समझ में आई? एक्सरे के फोटोन को एटम स्कैटर करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैंने एक्सरे की बीम यहां पर सेंड करी, सपोज मैंने एक्सरे बीम यहां पर सेंड करी, तो हर एटम में एक्सरे के फोटोन अब्सॉर्ब होकर वो एटम ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वहां से एक्सरे की स्कैटरिंग हो गई, एक्सरे का पॉइंट सोर्स जैसा बन जाएगा। हर एटम पे एक्सरे टकराकर वहां से नया सोर्स ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा। हर एटम से एक्सरे टकरा रही है, नाउ ईच एटम इज स्कैटरिंग एक्सरे, तो स्कैटरिंग की वजह से हर एटम से हमें एक्सरे आते हुए दिखेगी, ठीक है। और हर डायरेक्शन में आएगी, मैंने तो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई है, हर डायरेक्शन में एक्सरे आएगी। ये समझ में आया? ठीक है, चलो।
तो एवरी एटम इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे के सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। हर एटम एक्सरे अब्सॉर्ब करके हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो हर एटम से एक्सरे का सोर्स जैसा बन गया, हर एटम एक्सरे इमिट कर रहा है, ऐसा दिखने लग गया हमको। अब ये एक्सरेज के जो सोर्सेस क्रिएट हो गए वो हर डायरेक्शन में एक्सरे इमिट कर रहे हैं, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। आपको पता है इंटरफेरेंस वगैरह आपने पढ़ा है, तो जब मल्टीपल वेव्स आती है तो मल्टीपल वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर वो मिलकर इंटेंसिटी बढ़ा ले, एक सबकी सब ऐड होकर मैक्सिमम इंटेंसिटी बना दे, तो अपन उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मिनिमम इंटेंसिटी बना दे तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हमें इनका अलग अलग तरह का इंटरफेरेंस दिखता है, एंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस हमें कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी एक्सरे की, कहीं पर कम भी मिलेगी। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर एक्सरे की इंटेंसिटी अलग अलग दिखती है। ये बात समझ में आई? डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर, तो हम पूछ रहा है एंगल पर डिपेंडेंसी कैसे। हाँ, अब ये ऐसे डिटेल वाली चीजें पूछोगे तो फिर मुझे घुसना पड़ेगा इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो एंगल पर डिपेंडेंसी कैसे यार, अलग अलग एंगल पे इनके बीच में पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं, ये दो एक्सरे की वेव ट्रेवल कर रही है, एक्सरे की वेव ट्रेवल कर रही है, इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है। आप ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा तो इतनी लेंथ का इनमें पाथ डिफरेंस है। दोनों एटम से जब एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी तो इतनी लेंथ इनमें पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पाथ डिफरेंस की वजह से इनमें फेज डिफरेंस आएगा, और अलग अलग एंगल पे पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा। समझ में आई क्या बात? चलो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ये पाथ डिफरेंस अलग अलग आता है। तो ड्यू टू द पाथ डिफरेंस क्रिएटेड हमें अलग अलग एंगल पे अलग अलग इंटेंसिटी दिखती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब आती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन होती है, मान लो हम थीटा एंगल पे जाके देख रहे हैं, एक ये एटॉमिक प्लेन से थीटा एंगल पे जाके देख रहे हैं। तो एटॉमिक प्लेन से थीटा एंगल पे जाके देखोगे तो जब जब 2d sin थीटा n लैम्डा होता है, जब जब 2d sin थीटा n लैम्डा होता है, तब अपन को इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखती है। फॉर मैक्स इंटेंसिटी ये कंडीशन फॉलो होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन ब्रेग्स लॉ। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, ये मैं आपको इंटरफेरेंस जब बताऊंगा तो मैं आपको प्रूव भी करा दूंगा कि ये कंडीशन आएगी, लेकिन अभी तो आपको याद करना है 2d sin थीटा n लैम्डा। अच्छा यहाँ पे d क्या है? d इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन, d इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन, d इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन। बहुत सिंपल है इसे प्रूव करना, पर मैं अभी ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए बस आपको याद कर लो। क्लियर? इसे ब्रेग्स लॉ बोलते हैं अपन। ये चीज समझ में आई क्या अच्छे से? ओके, है ना। सो पर्टिकुलर एंगल्स जो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई होंगे उन पर हमें एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एक्सरे। और इंटरफेरेंस एक वेव की प्रॉपर्टी है, आपने वेव्स चैप्टर में पढ़ा है इंटरफेरेंस। दो या दो से ज्यादा वेव आ जाए जिनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद टाइम हो, तो उनमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपने डिराइव करी होगी वेव्स में, है ना। ये अच्छे से क्लियर हो गया क्या? दिस इज ड्यू टू वेव नेचर ऑफ एक्सरे। एक्सरेज आर बेसिकली ईएम वेव। तो एक्सरे जो ईएम वेव ही होती है, एक्सरे इज नथिंग बट ईएम वेव। ऐसी ईएम वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम। फ्यू एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर की वेवलेंथ होती है एक्सरे की, एटॉमिक साइज के ऑर्डर में वेवलेंथ होती है एक्सरे की, फ्यू एंगस्ट्रॉम्स होता है एक्सरे की वेवलेंथ। तो एक्सरे बस ईएम वेव ही है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है। लाइट ही है, अपन जो लाइट देखते हैं ना वही है, बस वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है। तो वेव नेचर है एक्सरेज का, और उस वेव नेचर की वजह से ये इंटेंसिटी वाली कंडीशन आती है। चलो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ना एक्सरे का, अपन ने एटम से टकरा कर डिफ्रेक्शन कराया, सेम टाइप का फिनोमिना, सेम टाइप का फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सेम टाइप का फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। मान लो मेरे पास एक फिलामेंट है यहाँ पर, उस फिलामेंट को अपन ने करंट फ्लो करा के हीटअप कर दिया, तो फिलामेंट में से थर्मियन निकलने लगते हैं। ये जो थर्मियन निकल रहे हैं उनको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया। तो ये कुछ मैंने मेटल प्लेट लगाई जिसके बीच में होल है और जिनके बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, तो काफी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट करा। तो ड्यू टू दिस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस
जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, थर्मियॉन जो निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो गए, ये अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी आ गई इनकी, तो V वोल्ट से एक्सीलरेट कराया ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग हो जाएगी EV। लगभग क्यों बोल रहा हूँ भैया, शुरू में भी थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है, मामूली सी हो सकती है, उसे नेग्लिजिबल मान के हटा दो तो V पोटेंशियल से इतनी एनर्जी आ जाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले और उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने किसी पोटेंशियल से एक्सट्रैक्ट करा दिया, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन की बीम बन गई, इस इलेक्ट्रॉन बीम को, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम बन गई, दिस इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की बीम को हमने किसी क्रिस्टल पे फॉल करा दिया। तो डेविडसन एंड जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें निकल क्रिस्टल लेते हो, क्या ले लिया, निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम्स आकर स्ट्राइक कर रही है निकल क्रिस्टल पे। क्लियर? चलो, अंशुल बोल रहा है मुझे याद है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि एक्सरे पास करने पर कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा स्टेटमेंट है ना तोड़ मड़ोड़ के आया है अंशुल ये वाला, ठीक है। हाँ, मैं एक बार बताता हूँ फिर से, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर? कुछ बच्चे बोल रहे साउंड कम आ गया। लो हो गई है। चलो अब देखना, अब देखिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते फिर। यस सोहम, नेताओं जैसा स्टेटमेंट। देखो, एक्चुअली मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि जब एक्सरेज फॉल होती है मेटल पे तो दे कैन गेन चार्ज, एक्सरेज चार्ज कर देती है मेटल्स को। एक्चुअली एक्सरेज के फोटोन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर आ सकता है, अपन ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने की वजह से मेटल चार्ज हो सकती है ना। बिल्कुल सही बात है, एक्सरेज फॉल करने से मेटल चार्ज हो सकती है। तो मैं अभी उस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर चार्ज वार्ज क्या आ रहा है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है एक्सरे फॉल करने से मेटल चार्ज हो रही है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक, और मेरे स्टेटमेंट का बाहर का आवाज आ रहा है, जनरली नहीं आता यार, क्या हो रहा है, मतलब बार बार सब बच्चे बोल रहे हैं आवाज की दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं अभी साउंड क्लियर सही है? ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने एक चीज, रुको 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 मैं बताता हूँ। हाँ, वो आपको मैंने वो सुनाया था ना, जस्ट अ मिनट। चलो अब थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, ठीक है। वो याद करो, मैंने आपको बीट सुनाई थी, तो बीट्स, हाँ आपको या फिर मतलब जो रिवीजन बैच थी उसमें मैंने बीट सुनाई थी, तो बीट सुनाने में मैंने इसका वो ऑडियो में सेटिंग में चेंज करा था वो वापस। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ, तो वापस से सुन लीजिए क्या हो रहा है। तो एक्सरे की डिफ्रैक्शन होता है ये अपन ने समझ लिया था, एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है ये हमने समझ लिया था। ठीक है, फिर मेरे पास अभी किसी का डाउट आया था, अंशुल का आई थिंक, कि भाई एक्सरे फॉल करती है तो मेटल चार्ज हो सकती है। मेटल चार्ज हो जाती है, हो सकती है, ये बात करी थी, चार्ज हो ही जाएगी ये कंफर्म नहीं है, मतलब एक्सरे गिरने से चार्ज हो सकती है यस, और उस चार्ज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अपन को वो चीज अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक फिलामेंट है, फिलामेंट को अपन ने हीटअप करा, और हीटअप करने से फिलामेंट में थर्मियॉन निकलने लग गए, इन थर्मियॉन को किसी वी पोटेंशियल से एक्सलेट करा दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की बीम आ गई। इलेक्ट्रॉन की बीम निकल क्रिस्टल पे फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन की बीम निकल क्रिस्टल पे फॉल करती है और यहाँ से स्कैटर होती है, यहाँ से स्कैटर होती है। हम क्या करते हैं, अलग अलग एंगल पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हमने कोई इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया या स्क्रीन लगा दी, जड़ने स्क्रीन वगैरह कुछ लगा दी, इस पे इलेक्ट्रॉन टकराकर वहां पे फॉस्फोरेंस की वजह से चमक आ रही है, ऐसा कुछ कर दिया अपन ने, दैट इज वी आर डिटेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हम इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ढूंढ रहे हैं। तो हमें पता चला आफ्टर ऑब्जर्वेशन कि कुछ एंगल्स पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा है और कुछ पर कम है। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी वेरी करती है स्क्रीन पर, अलग अलग एंगल पे अलग अलग इंटेंसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी है। जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी थी ना, वो वाला एंगल हमने देखा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वो वाला एंगल हमने ऑब्जर्व करा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, हमने ढूंढने की कोशिश करी कि यहाँ पर एंगल क्या है, वो एंगल हमें मिल गया। फिर डी ब्रॉगली ने बोला था कि अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी हो तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं अपन एच सी अपॉन एच अपॉन रूट टू एन के को डाल देना ईवी। तो हमने सोचा कि चलो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल के देखते हैं। तो हमें आती थी निकालते, वो हमने निकाल के चेक करी क्या आ रही है, और उस वेवलेंथ को यहाँ रख दिया, इस एंगल को यहाँ रख दिया। निकल क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक सेपरेशन हमें पता थी, निकल क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक सेपरेशन हमें पता थी, वो यहाँ रख दिया। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। समझ में आया कुछ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे निकल क्रिस्टल पे, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एंगल पे अलग अलग इंटेंसिटी थी, जिस एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो हमने यहाँ रखा, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वैलेंस यहाँ रखी, और निकल क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक सेपरेशन को यहाँ रख दिया। तो ये ब्रेग्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो समझ में आई बात? इसमें माइक एक ही तरफ है वैभव, है ना? वैसे ऑब्जर्वेशन अच्छा करा आपने, इसमें एक्चुअली माइक एक ही तरफ होता है, ये इस साइड माइक है बस। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का भी डिफ्रैक्शन जैसा कुछ हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम है, and that angle is satisfying actually the Braggs equation which was supposed to be valid for waves. Braggs equation is valid for waves. So waves के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है, waves की जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन की बीम भी सेटिस्फाई कर रही है, और वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज करी, उसी वेवलेंथ से यहाँ एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन जो है वो एडजस्ट हो गया, एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड, एक्सप्रेशन सही है। तो इससे एक तरह से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंफर्म हो रहा है। सही बात है क्या? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यहाँ कंफर्म हो रहा है। बस यही जो एक्सपेरिमेंट था, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। वेव नेचर कंफर्मेशन मिल गया हमको। इसके बाद तो कई एक्सपेरिमेंट हुए, इलेक्ट्रॉन्स को लेके कई एक्सपेरिमेंट करेगा और हर जगह अपन को दिखा उसका वेव नेचर होता है। तो अब तो ये वैलिड फैक्ट है कि पार्टिकल्स का भी वेव नेचर होता है। पर शुरू में जब लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा था तो बहुत रेडिकल से थॉट थी कि बोले पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा, लुई डी ब्रॉगली बहुत यंग थे जब उन्होंने प्रपोज करा था, उनकी पीएचडी हाइपोथेसिस, पीएचडी थीसिस में प्रपोज करा था ये। तो बहुत अजीब लगता है यार, कोई नया नवेला लड़का पढ़ा है अभी अभी और उसने कुछ बोल दिया ऐसी रेडिकल सी चीज, तो हर कोई एकदम से मानता नहीं है। पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद बहुत ज्यादा ऑनर मिला फिर, है ना? कुछ भी रेडिकल सी चीज लग रही थी यार, ये तो किसी लड़के ने कुछ भी बोल दिया, कोई बच्चा कुछ भी डाउट पूछ लेता है ना, हम कई बार बोल देते हैं अरे ये तो ऐसे कुछ भी डाउट है, तो ऐसे कुछ लग रहा था सब लोगों को, पर कुछ नई चीज आ गई, है ना? हाँ, चलो तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद अब हमको ये पता है कि हर पार्टिकल का, हर मैटर पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है। तो हर चीज का ड्यूअल बिहेवियर है, लाइट का भी ड्यूअल बिहेवियर है, और पार्टिकल जिनको हम सॉलिड मानते हैं, जिनका कोई वेव नहीं होना चाहिए, उनके अंदर भी वेव नेचर है। इज दिस क्लियर? ओके, और कुछ बोल रहा है सर, इजंट इट लाइक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? हाँ, थोड़ा थोड़ा वैसे ही कुछ है, कैथोड रे के जैसे ही कुछ है, और क्या, इलेक्ट्रॉन के बीम आके वहां एनोड पे टकराती है, हाँ कुछ ऐसे ही कुछ है। चलो, और ये डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ मेंस के हिसाब से पढ़ना है, आईआईटी एडवांस में नहीं आता है ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। मेंस के हिसाब से इसका आइडिया बस आपको याद रखना है, ठीक? नोट कर लीजिए जल्दी से। नेम इज डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। DAVISSON, DAVISSON, जर्मर, GRMER, जर्मर, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट।
चलो बहुत बढ़िया। सो ये एक्सपेरिमेंट, इसके बाद तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। एक एक्सपेरिमेंट और था स्टर्न गलाच एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गलाच एक्सपेरिमेंट, GLARCH ऐसा कुछ होता है, गलाच। तो वो भी आप सर्च करना क्या था, देखना अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव हुआ। ठीक है, ओके। तो अभी अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो पोर्शन था पूरा खत्म। अब इसे हटाते हैं अपन और नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। सर डी दो मेटल आयन के बीच में है ना? हाँ गोपाल, ये दो आयन के बीच में है, या इंटरप्लेनर सेपरेशन भी है। इंटरप्लेनर सेपरेशन भी लिखा रहता है। आप लोग शायद ए से रिप्रेजेंट करते हो उसको, ए लिखते हो ना आप, लेटिस कांस्टेंट वगैरह कुछ बोलते हो आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, है ना? हाँ, तो वही है ये। ठीक है, दिस डी इज नथिंग बट ए। अभी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको ये, अगर पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर भी। जैसे केमिस्ट्री में इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस ये बताते हैं कि भाई इससे क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाती है। एक्सरे डिफ्रेक्शन हेल्प्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेन। बस इतना सा काम है केमिस्ट्री में। ओके, अब अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सरेज। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सरेज। तो लिखिए सब, एक्सरेज। सबसे पहले एक्सरेज क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, एक्सरेज कुछ नहीं है, ईएम वेव ही है। एक्सरेज कुछ अलग सी चीज नहीं है, ईएम वेव है। इट इज अ टाइप ऑफ ईएम वेव। क्या प्रॉपर्टी इसमें खास अलग? तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स। फ्यू एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक, 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपन। रफ रेंज ऑफ एक्सरेज वेवलेंथ इज फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम या 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम रफली। ठीक है, तो 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम एक रफ रेंज है, मतलब एज हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, किताबों में हो सकता है आपको यहाँ 10 तक ही दिखे, किसी किताब में यहाँ पे आपको 0.1 ही दिखे, तो ये चलेगा, है ना? इससे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या सॉरी फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, एक्सरे फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, उनका जो ऑर्डर होता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नॉर्मल अपने विजिबल फोटॉन्स की एनर्जी 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऐसी होती है, पर एक्सरे के फोटॉन्स की एनर्जी बहुत हाई है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। एक्सरे से भी हाई एनर्जी होती है फिर गामा रे की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? एक्सरे से भी ऊपर आती गामा रे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे भी फिर ज्यादा हाई कॉस्मिक रेज वगैरह बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी एनर्जी ज्यादा है, यस बिल्कुल सही सोहम, इनकी एनर्जी ज्यादा है ना? तो हाई एनर्जी की वजह से है ना, ये इजीली छोटा मोटा स्किन जो होती है अपनी, फ्लैश जो होता है उसको इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। बोन जैसी थोड़ी हाई डेंसिटी वाली चीजें इसको रोक पाती है, और छोटी मोटी चीजें तो इसको आराम से पेनिट्रेट कर जाती है एक्सरे उनको। समझे क्या? इसलिए एक्सरे को अपन है ना बॉडी के अंदर की चीजें देखने में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो। और क्या प्रॉपर्टी है भाई? हाई एनर्जी है तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, हाई एनर्जी तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। लिखते चलो एक एक चीज जो अपन बात कर रहे हैं। तो एक्सरे है हाई पेनिट्रेशन पावर। नॉर्मल विजिबल लाइट ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तुम अगर एक जैसे मोबाइल में आजकल फ्लैश लाइट होती है ना, वो अगर एकदम उंगली के पास रखो तो थोड़ी बहुत आपको अंदर दिखती है, स्किन के अंदर छोटा मोटा दिखता है। स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसकी वजह से स्किन आपको रेडिश दिखने लगती है। ठीक है, पर एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा डेप्थ तक जाती है, पर आप देख नहीं सकते एक्सरे को, आपको दिखेगी नहीं वो, है ना? हाँ, आप ये मत सोचना कि एक्सरे डालोगे तो आपको बॉडी के अंदर दिखने लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एक्सरे, हमारी आंखें एक्सरे सेंस नहीं कर सकती, और दे आर हार्मफुल टू, यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो। तो एक्सरे की प्रॉपर्टी लिख रहे थे अपन, इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर नॉर्मल कंपेयर टू नॉर्मल विजिबल लाइट। और क्या बोल सकते हैं? दे आर यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसेस। मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसेस में यूज करते हैं हम, मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसेस में यूज करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक डाउट आ रहा है, व्हाई दे आर हार्मफुल? एनी काइंड ऑफ रेडिएशन which can ionize thing is harmful. X-ray can ionize thing, that's why this is also harmful, as well as
दिस कैन कॉज डैमेजेस टू द टिश्यूज। अपनी बॉडी के टिश्यूज, हर कोई बॉडी का टिश्यू एक्सरे सस्टेन कर ले ऐसा नहीं है। एक्सरे के फोटोन आने से उनमें बहुत हाई एनर्जी है, तो इन हाई एनर्जी के पार्टिकल से जो टिश्यूज के प्रोटीन्स वगैरह है या जो भी भाई मॉलिक्यूल्स वगैरह है उनमें चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, तो टिश्यूज को हार्म पहुंच सकता है, तो हमारी बॉडी टिश्यूज को हार्म पहुंच सकता है। दैट्स व्हाई एक्सरेज आर हार्मफुल। क्लियर? हाँ, है ना। और एक और अच्छी बात बताइए, क्रिस्टलोग्राफी में यूज होते हैं, बिल्कुल सही, क्रिस्टलोग्राफी में यूज होती है। आपने अभी क्रिस्टल्स की स्टडी में यूज होती है, एक्सरे कई चीजों की स्टडी में यूज होती है। दे आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल। अभी अपन ने बात करी भी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हाँ, रिसेंटली कैंसर इनिशिएट भी होता है, यस, एक्सरे कैन कॉज कैंसर। और एक्सरे से हम स्कैन तो करते हैं ना, एयरपोर्ट वगैरह पे बैग वैग स्कैन होता है, तो वो तो है ही चीजें। अच्छा, एक्सरे से हम अच्छे काम भी करवा लेते हैं, जैसे कैंसर ट्रीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टारगेटेड टिश्यूज को हार्म पहुंचाओ, टारगेटेड टिश्यूज को खत्म कर दो, जला दो, तो कैंसरस टिश्यूज को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी में भी एक्सरेज और गामा रेज यूज होती है, एक्सरेज एंड गामा रे। कीमोथेरेपी आई थिंक विघ्नेश उसमें केमिकल यूज होता है कीमोथेरेपी में, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं एक्सरे को यूज करना। चलो, स्कैनर में भी एक्सरे होता है क्या? नहीं, नॉर्मल जो स्कैनर होते हैं उसमें एक्सरे नहीं होता, पर वो एयरपोर्ट पे बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, जिसमें अपन बैग डालो तो उसके अंदर क्या है वो सब दिखता है, उसमें एक्सरे होता है, ठीक। हाँ, चलो, तो ये एक्सरे की कुछ एप्लीकेशन है। अच्छा, एक्सरेज के फोटोन से ना काफी बड़ी रेंज होती है इनकी वेवलेंथ की, तो इनमें जो बड़ी बड़ी वेवलेंथ है उनकी एनर्जी कम होगी, जो वेवलेंथ ज्यादा है उनकी एनर्जी कम होती है, तो ये इतना हार्म नहीं पहुंचाते। लेकिन जो बहुत कम वेवलेंथ है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो एक्सरेज को भी अपन ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। एक्सरेज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट मतलब जिसकी एनर्जी कम है, ऑफ लो एनर्जी, हाई वेवलेंथ। एक्सरे की रेंज को भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। और हार्ड एक्सरे का मतलब जिसके ऑफ कोर्स हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ, ठीक है। हार्ड एक्सरे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, सॉफ्ट एक्सरे उतना उतना नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है। तो सॉफ्ट एक्सरे को एग्जैक्टली अपन मेडिकल इमेजिंग में यूज करते हैं, हार्ड एक्सरे को कह सकते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, रेडिएशन थेरेपी में यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे समझ में आया? सॉफ्ट और हार्ड का मतलब समझ में आ रहा है? यस, ओके। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है। पेनिट्रेशन पावर अच्छी का मतलब क्या, कि ये ना काफी डेप्थ तक सॉफ्ट मटेरियल में एंटर कर जाती है। इन्हें रोक सकते हैं अपन हार्ड चीजों से, जैसे कि लाइक रूम की दीवारें इन्हें रोक सकती है। रूम की दीवारें करीब करीब 6 इंच की होती है, तो उससे एक्सरे रुक सकती है। जहां एक्सरे एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर और भी हम अरेंजमेंट करते हैं ताकि एक्सरे ज्यादा पेनिट्रेट करके नहीं जाए। तो ऐसा क्या होता है कि एक्सरे रुक जाती है? एक्चुअली जब ये मटेरियल से पास होती है तो मटेरियल में अब्सॉर्ब होने लगती है, इसके फोटॉन्स मटेरियल से टकराकर अपनी एनर्जी मटेरियल को देने लगते हैं, और मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हो सकता है आपस में कोलाइड करके धीरे धीरे एनर्जी को पूरे मटेरियल में डिफ्यूज कर दे। तो धीरे धीरे एक्सरे फोटॉन की इंटेंसिटी कम होने लगती है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन, कुछ फोटॉन कम हो गए तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे गेटिंग लॉस्ट, गेटिंग रिड्यूस व्हाइल पेनिट्रेटिंग इन अ मटेरियल। जब मटेरियल से एक्सरे पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। तो किस तरह से वेरिएशन होता है इंटेंसिटी का? एक्सरे के इंटेंसिटी, अगर मटेरियल की मान लो डीएक्स लेंथ से एक्सरे पास हो रही है, डीएक्स लेंथ से, और यहाँ आने वाली इंटेंसिटी आई है, तो इस आई के प्रोपोर्शन ही लॉस होता है, जितना आने वाली इंटेंसिटी ज्यादा उतना ज्यादा लॉस। एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आएगा, इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट आया इसलिए मैंने डी का माइनस साइन लगा के लिखा है, चेंज इन इंटेंसिटी मस्ट बी नेगेटिव, है ना, तो माइनस लगा के उसे पॉजिटिव कर दिया मैंने। ये प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल इंटेंसिटी के, और मटेरियल की लेंथ की भी प्रोपोर्शनल होता है, कितनी लेंथ से पास हुई है एक्सरे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक्सरे की इंटेंसिटी यहां पर आई है, डीएक्स विड्थ ऑफ मटेरियल से एक्सरे को पास कराया,
तो इंटेंसिटी बाहर निकल के थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मान लिया I प्लस डी आई। डी आई इज द चेंज इन इंटेंसिटी। दिस चेंज इज नेगेटिव एक्चुअली, दिस चेंज इज नेगेटिव। तो दिस डी आई इज नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगाया। तो चेंज इन इंटेंसिटी विथ नेगेटिव साइन मतलब लॉस इन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल इंटेंसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट म्यू इज अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल टू, माइनस उधर ले जाओ या माइनस इधर ले दो, म्यू इंटू एक्स, म्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, इफ यू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, मान लो इनिशियल एक्स 0 से x लेंथ तक टोटल x लेंथ में मटेरियल में पेनिट्रेट करी एक्सरे, इनिशियल इंटेंसिटी I नॉट थी, बाद में इंटेंसिटी I हो गई। तो ऐसी इक्वेशन कई बार आपने इंटीग्रेट करी है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूँ, यह आ जाएगा I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस म्यू एक्स। इस तरह का एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे मटेरियल में विड्थ के साथ एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होती जाती है ना। इस 1/μ को बोल देंगे अब्जॉर्प्शन, म्यू को बोल देंगे अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एंड 1/μ इज लाइक टाइम कांस्टेंट काइंड ऑफ थिंग, टाइम कांस्टेंट काइंड ऑफ थिंग है। तो 5/μ लेंथ में 99% इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 10/μ लेंथ में 99.99% इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो एक्सरेज मटेरियल में पेनिट्रेट करती है तो एक्सरेज की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। कितनी लेंथ में कितनी कम हो जाएगी उसका एक्सप्रेशन आ गया है ना। एंड सेम रिलेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गामा रेज आल्सो। तो यही सब रिलेशन गामा रे के लिए भी लग सकता है ना। अतर पूछ रहा है ग्रीक लेटर खत्म हो गए क्या कि म्यू यूज कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूस मास, अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट के लिए? ठीक है यार, मतलब जहाँ किताबों में जो लिखा है मैंने भी वही यूज कर लिया। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल डाउट आया मेरे पास कि लेड में जनरली कितनी विड्थ में लॉस हो जाती है इंटेंसिटी। यार ये मैंने याद तो रखा नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन है आपका, आप सर्च करना, देखना कि लेड के लिए अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट म्यू की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलो। और बहुत सॉफ्ट मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल सही। अब एग्जैक्टली जीरो होता है कि नहीं वैभव, ये मुझे याद नहीं है ना। मैं इतना वैल्यू याद रखने में विश्वास नहीं रखता। चलो, ये नोट हो गया। अच्छा, अप्रॉक्स जीरो है, ठीक है, अप्रॉक्स जीरो ही होगी। ओके, तो अपन ने एक्सरे की इंटेंसिटी लॉस होती है सर, बातें भी कर ली। अच्छा, एक्सरे बहुत काम की है हमारे, हम मेडिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। अच्छा, मैंने ये भी इसकी हिस्ट्री भी नहीं बताई, एक्सरे को एक्सरे क्यों बोलते हैं, ये भी बात नहीं करी अपन ने अभी तक। एक्सरे को एक्सरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले हमें पता नहीं थी कौन सी वेव है। विलियम रॉन्टगेन वाज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, और वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, वही कैथोड रे वाला अपना। तो कैथोड रे में उन्होंने क्या करा था, ट्यूब में ना 25,000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया था, बहुत हाई पोटेंशियल लगा दिया था। हाई तो लगाते ही अपन, तो उसमें भी ज्यादा कर दिया था। नॉर्मली 10,000 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड रे ट्यूब में, उन्होंने 25,000 वोल्ट लगा दिया। तो जब हाई पोटेंशियल लगाया तो देखा कुछ इनविजिबल रेज भी निकल रही है जो आसपास फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट कर रही है। ये इनविजिबल रेज को उन्होंने नाम दिया जाता, अननोन थी इसलिए एक्स रेज। अननोन जो रेज इस तरह की निकलती है उनको नाम दे दिया एक्स रेज। ठीक है, यस। और बच्चे पूछ रहे इनविजिबल रे देखी कैसे। यार एक्चुअली जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना कैथोड रे वाला, तो उनने कहीं से फोटोग्राफिक प्लेट बुलाई थी, और फोटोग्राफिक प्लेट अच्छे से कवर करके रखी हुई थी। वो कवर करके रखी थी, फिर भी एक्सपेरिमेंट के बाद वो खराब हो गई। फिर उन्होंने कंपनीज को फोन करा, जो भी थी फोन करा या गए, जो भी करा उस समय जो भी हो, तो उस कंपनी के पास गए, यार तुमने तो मेरे को खराब फोटोग्राफिक प्लेट दे दी। तो कंपनी वाले ने फिर दिखा करके अच्छे से बोले, यार तुम तो पुराने कस्टमर हो, चलो तुमको नहीं दे देते हैं। तो अच्छी फोटोग्राफिक प्लेट दिखा कर दी, बोले इस बार देख लो अच्छी है। फिर वो लेके गए, एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, और पता चला फोटोग्राफिक प्लेट कवर के अंदर ही रखे रखे फिर से खराब हो गई। तो उन्हें समझ में आया कि जब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रे को विद हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक रूम में रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट भले ही कवर्ड हो फिर भी खराब हो रही है। तो कोई हाई पेनिट्रेशन पावर वाली वेव्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही है,
जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसी वेव्स को उन्होंने नाम दे दिया एक्सरे। ठीक है, सोहम बोल रहा है ये सच में हुआ। देखो कहानी कहने वाला तो सच ही बोलेगा, है ना, और असली तो तुम पता करने जाओगे नहीं विलियम रॉडजन से, तो मैं तो बोलूंगा कि सच है। ठीक है, चलो, ओके, इज दिस क्लियर? हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट खराब होना ये बात तो सच है, ये बात तो सच है, कई जगह मैंने पढ़ा है कि फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो रही थी, इससे पता चला था विलियम रॉडसन को। और ये बात सच है कि उन्होंने अननोन रेस थी ना, तो अननोन को जैसे अपन एक्स नाम दे देते ना मैथ्स में, वैसे एक्स नाम दे दिया, इसलिए एक्स रेस। ठीक है, ओके, हाँ। अब ये हो गया कि एक्सरे का नामकरण कैसे हुआ। एक्सरे हमारे बहुत काम किए, तो हमें एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है पता होना चाहिए। तो अब एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, इस बात पे आते हैं अपन। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया विलियम रॉडजन ने प्रोड्यूस करी थी एक्सरे। उन्होंने क्या करा था, वही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो करा था, उसी में बस पोटेंशियल डिफरेंस हाई लगा दिया था। और ये हाई कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन्स होते, तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे टकरा रहे थे, तब वहां से एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी। तो बेसिक जो कॉज है एक्सरे प्रोड्यूस होने का, वो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का हेवी मेटल से टकराना, हेवी मेटल से टकराना। लिखो, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन high energy electrons, high energy electrons are striking, high energy electrons are striking heavy metal target, high energy electrons are striking heavy metal target, heavy metal target। so कुछ कुछ है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मेटल पे लाइट गिरती है, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मेटल पे लाइट, मेटल पे इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं और मेटल से हाई एनर्जी की लाइट निकल रही है, जस्ट अपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। लिखो ये पॉइंट भी ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो एक तो विलियम रॉडजन ने एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करी वो आपको बताया था, उसके अलावा हम एक दूसरा तरीका और देखेंगे, कुलिश ट्यूब, कुलिश एक मेथड देखेंगे, कुलिश ट्यूब, या कुलिश जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे एक्सरे प्रोड्यूस करी वो देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ही यूज्ड अ फिलामेंट, फिलामेंट में अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो फिलामेंट हीट अप हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन एक मेटल प्लेट से पास करा दिया, जिसके बीच में छोटा सा होल था, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की बीम मिल गई हमको। अब ये इलेक्ट्रॉन की बीम हमने एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा दी, यहाँ पे अपन ने बैटरीज का ग्रुप लगा दिया, जिससे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। और इधर जाके फिर हमने एक हेवी मेटल का टारगेट लगा दिया, दिस इज अ हेवी मेटल टारगेट। हेवी मतलब वजनदार नहीं है, हेवी मतलब वो डी ब्लॉक में जो मेटल्स होती है इसको हेवी मेटल बोलते हैं ना, वो है। जैसे कि मॉलिब्डेनम ले लिया, टंगस्टन ले लिया, इस तरह की कोई मेटल ले लो। ठीक है, फिर इसके पीछे कॉपर का एक ब्लॉक जैसा लगा देते हैं, या कॉपर का सब्सटेंस कुछ लगा देते हैं, कॉपर से बना हुआ कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं, ताकि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हो वो कॉपर अब्सॉर्ब कर ले। और उस कॉपर के मटेरियल के अंदर कई किताबों में आप ऐसा भी देखोगे कि यहाँ पे ट्यूब दिखाते हैं इस तरह से, वो कुछ किताबों में ऐसा देखोगे यहाँ पर एक ट्यूब का अरेंजमेंट दिखाते हैं लाइक दिस। तो ये क्या होता है, एक्चुअली ना यहाँ बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ये कॉपर प्लेट है, उस हीट को बाहर निकालने के लिए लगातार इसे ठंडा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर पानी को सर्कुलेट कर देते हैं अपन, वाटर से इसको कूलिंग करके रखते हैं, यहाँ पे पंप है जिससे वाटर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो ये अगर नहीं भी बनाओगे अपनी कॉपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो पुरानी बातें हो गई, ये आजकल तो पुलिस ट्यूब वगैरह यूज नहीं होता है, आजकल वो छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं जिससे एक्सरे बन जाती है।
तो अरेंजमेंट क्या एक बार फिर से समझ लो। देयर इज अ फिलामेंट जिसमें एक बैटरी से करंट फ्लो करा दिया, तो फिलामेंट हीटअप हो गई, उसमें थर्मियोनिक इमिशन हो गया। तो फिलामेंट से क्या हो गया यहाँ पे, थर्मियोनिक इमिशन। दिस इज फिलामेंट। इससे क्या हो रहा है, थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, यहाँ से थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल जीरो एनर्जी, बहुत बहुत लो एनर्जी से निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेशन क्रिएट करा दिया। ये मैंने क्या लगाया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किस ऑर्डर का, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर, किलो वोल्ट ऑर्डर, सॉरी किलो वोल्ट ऑर्डर। कितना वोल्टेज, 10,000, 20,000, 25,000, ऐसा वोल्टेज डिफरेंस है वहां पर। तो वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इसे अपन बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जो भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसे बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा ये फिलामेंट में जो करंट आता है उसे बोलते हैं फिलामेंट करंट। यहाँ जो करंट है उसे बोलते हैं फिलामेंट करंट, फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट से हम फिलामेंट को हीट ज्यादा दे सकते हैं। करंट बड़ा हो तो ज्यादा हीटिंग होगी, उसमें ज्यादा हीटिंग होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड। तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो, रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मियॉन्स, रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मियॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिलामेंट करंट। रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मियॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिलामेंट करंट। ठीक है, नाउ दिस थर्मियॉन्स आर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई टू लो इधर की तरफ क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से क्रिएट होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो बहुत हाई क्रिएट होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होकर उधर जाते हैं। तो जब वो यहाँ टकराते हैं तो जब वो टकराने पहुंचे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वी पोटेंशियल से एक्सलेट हो चुका है, तो यहाँ उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर टकरा रहा है। किसको टकरा रहा है, हेवी मेटल टारगेट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इस तरह का किसी डी ब्लॉक की हेवी मेटल का एक टारगेट बनाया अपन ने। अरेंजमेंट समझ में आया। ठीक है, चलो अब इस अरेंजमेंट को बुक्स में एक ग्लास में भी बना देते हैं। अब मेरे पास है स्पेस, ग्लास बनाने का बच नहीं रहा है, तो आप लोग अगर स्पेस हो तो ग्लास बना लेना। एक ऐसा सर्कल जैसा बना के ग्लास बना देते हो ना, इस पूरे को ग्लास में इंक्लोज कर देते। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना, आप कर लीजिएगा। चलो क्या होता है, जैसे ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं हेवी मेटल पे, तो इस हेवी मेटल टारगेट से फोटॉन्स निकलने लगते हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलने लगते हैं, विच आर एक्सरे फोटॉन। यहां से एक्सरे प्रोड्यूस होने लगती है। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जब हेवी मेटल से टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे, दिस इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। चलो ये होता है एक्सरे प्रोडक्शन का तरीका। इज दिस क्लियर। हेवी मेटल के पीछे टारगेट हमने कॉपर की प्लेट क्यों लगाई, हेवी मेटल के पीछे कॉपर की प्लेट क्यों लगाई, ये कॉपर की प्लेट क्यों लगाई मैंने यहाँ पे, ये सीयू मतलब कॉपर लिखा था, कॉपर प्लेट ठंडा करने के लिए। ठंडा तो नहीं कर पाती वो एग्जैक्टली, जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो अपने पास अब्सॉर्ब कर लेती है, यहाँ से हीट कंडक्ट करके ले जाती है। और उस कॉपर की प्लेट में ठंडा पानी घुमाते रहते हैं तो वो भी ठंडी रखने की कोशिश करती है, तो यहाँ से जो हीट बन रही है उसको अब्सॉर्ब करने की। ठीक है, और कॉपर क्यों लिया, क्योंकि अच्छा कंडक्टर है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब इस तरह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो क्यों होती है, एक्चुअली यहाँ एक्सरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्यों होती है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस क्यों हो रही है यहाँ पर। देखो जो इलेक्ट्रॉन से वो जब जाके टकराएंगे तो हेवी मेटल के अंदर, हेवी मेटल्स के अंदर, हेवी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हेवी मेटल के एटम से, उन सबसे टकराकर रुकेंगे, स्टॉप होंगे, वो डीएक्सेलरेट होंगे। am I right? हाँ, तो हम पूछ रहा है कैन बी कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस। हाँ वो ऑप्टिक्स में आप कर सकते हैं, वैसा कर लेंगे यहाँ पे।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस द रेस्ट काइनेटिक एनर्जी से एक्स रे, बिल्कुल सही। तो हेवी हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन से जब वो टकराते हैं हेवी मेटल टारगेट से, तो दे आर सडनली डी एक्सेलरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ द डी एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस्ट, सम एनर्जी, नॉट ऑल, सम एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इनटू फोटॉन। कुछ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकल जाती है, और ये जो फोटोन बनते हैं बस यही एक्सरे, ये जो फोटोन बनते हैं बस ये एक्सरे, ठीक है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी? मैक्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, बताओ, v वोल्ट से एक्सेलरेट करा है तो ev होगी ना, वेयर v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सही बात है क्या भाई? v वोल्ट से एक्सेलरेट होकर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से फिलामेंट से निकलते समय तो निग्लिजिबल एनर्जी होती है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो v वोल्ट क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है, तो जो भी इसने एनर्जी दी ऑलमोस्ट वही एनर्जी होगी, है ना। ये सारी एनर्जी फोटोन को मिल जाए तो फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन वो इसके बराबर ही होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी लेस देन और इक्वल टू दिस। जो भी फोटोन बना है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ही आई है, तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी या तो कम होगी या मैक्स बराबर हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, जो भी यहाँ फोटोन प्रोड्यूस होंगे उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम या मैक्स बराबर हो सकती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को आप एच सी बाय लैम्डा लिखते हो। तो अगर एच सी बाय लैम्डा एक लिमिट से छोटा है, मतलब लैम्डा एक लिमिट से बड़ा होगा, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच सी अपॉन ईवी। तो लैम्डा की एक मिनिमम वैल्यू है जिससे कम वेवलेंथ का फोटोन नहीं बन सकता। लैम्डा की एक मिनिमम वैल्यू है जिससे कम वेवलेंथ का फोटोन नहीं बन सकता। There is a limit on wavelength of photon produced. There is a limit on wavelength of proton produced. This is called minimum wavelength of X-ray photon. Minimum wavelength of X-ray photon. Minimum wavelength of X-ray photon. तो एक तो क्वेश्चन बनने वाला जगह मिल गई अपन को, क्वेश्चन कहाँ बनते हैं वो अपन को समझ में आ रहा है। पूरी थ्योरी में इस पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक्सरे फोटॉन्स की मिनिमम वेवलेंथ क्या आती है? तो दिस इज नथिंग बट एच सी बाई ईवी, और एच सी तुम्हें बताइए 12420 रख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो रख दो, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो बहुत इजी है निकालना। लैम्डा अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो आपको एच सी रख देना 12420, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू रख दो, पोटेंशियल इन वोल्ट, तो 12420 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये आपको एंगस्ट्रॉम में आपको डायरेक्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक, हाँ, इसी चीज को कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोलते हैं। द सेम थिंग इज आल्सो कॉल्ड कट ऑफ और थ्रेशोल्ड। कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, चलो अब ये तो अपन ने कुछ बेसिक बातें करी, इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, वो करेंगे, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी बातें भी देखते हैं। हम इस फिलामेंट करंट को चेंज करके कितने थर्मियन निकल रहे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। So by controlling this filament current, we can control the number of electron and hence the number of photon produced. Number of photon ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं अपन, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फिलामेंट करंट। सही बात है क्या? है ना? नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द फिलामेंट करंट। Number of photons can be controlled by changing the filament current. You should write this line. The number of photons can be controlled by changing the filament current. The energy of photon can be controlled. The energy of photon can be controlled by accelerating potential. Accelerating potential बढ़ाओ तो energy of photon बढ़ जाएगी। Accelerating potential से energy of photon control कर सकते हैं। Similarly, अब energy of photon control हो रही है मतलब उनकी penetration power भी control हो रही है। ज्यादा एनर्जी के फोटोन की ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, तो पेनिट्रेशन पावर एक तरह से कंट्रोल हो रही है बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी कैन कंट्रोल द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे। क्या क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने गिरे उससे कितने फोटोन बने,
उसमें मेटल का भी रोल है, हैवी मेटल का भी रोल है। हैवी मेटल कितना अच्छे से इन्हें अब्सॉर्ब कर रहा है, कितने अच्छे से फोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका भी रोल है। तो इट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हैवी मेटल टारगेट कि कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी एक्सरे की। भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर चलो फिक्स रखा, अलग अलग टारगेट मेटल लिया तो अलग अलग इंटेंसिटी आती है, डिफरेंट टारगेट मेटल से अलग अलग इंटेंसिटी आती है। और जनरली ये देखा है कि हाई एटॉमिक नंबर Z को बढ़ाने से, Z बढ़ाने से इंटेंसिटी ज्यादा आती है, Z बढ़ाने से इंटेंसिटी ज्यादा आती है। क्लियर? चलो, तो किस चीज से क्या कंट्रोल होता है, थोड़ी कुछ अपन ने बातें करी। अब इसमें एक चीज बची अपनी कंटिन्यूस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है ये समझना बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अपन। मोजलेस लॉ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को कैसे एक्सप्लेन करता है मोजलेस लॉ। और मोजलेस लॉ ये वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन जो होता है, पीरियोडिक टेबल जिस पे बेस्ड है ना। तो ये सब थोड़ा सा पढ़कर आइएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट फिर से बोल दूं, लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि कितने फोटोन निकले, इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टारगेट मेटल। भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स रखते हुए अलग अलग टारगेट मेटल लगाओ तो अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे आती है। तो टारगेट मेटल पे भी डिपेंड करता है कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और देखा गया है कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने से बढ़ती है इंटेंसिटी, एटॉमिक नंबर बढ़ाने से बढ़ती है इंटेंसिटी। चलो क्लियर इतना? तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आइए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होता है, कंटीन्यूअस एक्सरे क्या होता है, ये पढ़कर आइएगा, कंटीन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और मोजलेस लॉ, ये सब चीजें अपन कंप्लीट करेंगे। और ये और नेक्स्ट क्लास में बिगिनर बॉक्स भी कंप्लीट करके लाना है आपको, 2 बिगिनर बॉक्स पेंडिंग पड़े आपके पास। एक तो अपना एटॉमिक कोलिजन का बिगिनर बॉक्स एंड देन मैटर वेव का बिगिनर बॉक्स। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों। और कल अपना डाउट सेशन है जैसा आपको पता ही है। तो कल डीसीएस में अपन क्या करने वाले थे वो अपन बात कर चुके थे। आई थिंक एचसीवी अपन ने बात कर रखी है, फोटो इलेक्ट्रिक की और एटॉमिक की, तो कल उसको याद रखिएगा। चलो बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।